नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके और 2 बजे की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से केरल तक, जहां पर आतंक पर डबल एक्शन हुआ है। एनआईए ने अलकायदा के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। केरल के एर्नाकुलम से 3, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। खबर यह है कि इनके निशाने पर बड़े प्रतिष्ठान थे। एक आरोपी के पास से एनआईए को बम बनाने जैसा सामान भी बरामद हुआ। वहीं दूसरी तरफ राजौरी में भी लश्कर के 3 आतंकी पकड़े गए आतंकियों के पास से हथियार मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन आतंकियों को हथियार ड्रोन के जरिए भेजे गए थे। एनआईए ने अलकायदा के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। केरल और पश्चिम बंगाल से 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें एर्नाकुलम से 3, मुर्शिदाबाद से 6 को गिरफ्तार किया गया है। खबर यह है कि इनके निशाने पर बड़े सुरक्षा प्रतिष्ठान थे। अलकायदा की बड़ी साजिश नाकाम। अलकायदा नेटवर्क पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। केरल और पश्चिम बंगाल से अलकायदा के 9 आतंकवादी गिरफ्तार। देश के कई सुरक्षा प्रतिष्ठानों को दहलाने की रची थी साजिश। गौर से देखिए इन चेहरों को। मुर्शीद हसन, याकूब विश्वास, मुशर्रफ हसन, नजमुस शाकिफ, अबू सुफियान, मैनुअल मंडल, लियुयान अहमद, अल मामून कमाल, अतीतुर रहमान। इन सभी 9 संदिग्धों को एनआईए ने केरल के एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के 11 ठिकानों पर छापा मारकर धर दबोचा। ये सभी अलकायदा मॉड्यूल का हिस्सा बताए जा रहे हैं। इनमें 3 एर्नाकुलम और 6 मुर्शिदाबाद से धरे गए हैं। सभी आरोपियों की उम्र 20 साल के आसपास है। ये सभी मजदूरी का काम करते हैं। केरल पुलिस सूत्रों के मुताबिक एर्नाकुलम से गिरफ्तार तीनों संदिग्ध पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं। ये तीनों पेरम्बावूर में मजदूरों की बस्ती में रह रहे थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अलकायदा के ये संदिग्ध हथियार लेने दिल्ली और कश्मीर जाने वाले थे। इनके निशाने पर दिल्ली और एनसीआर के कई इलाके थे। ये संदिग्ध सुरक्षा प्रतिष्ठानों को दहलाने की साजिश रच रहे थे। शुरुआती जांच से पता चला है कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के अलकायदा आतंकवादियों ने इन सब के ब्रेन वॉश किए थे। एनआईए के शीर्ष स्तर के एक अधिकारी से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक खुफिया जानकारी के बाद ये संदिग्ध एनआईए के राडार पर आ गए थे। इनके पास से जिहादी साहित्य, देसी हथियार, धारदार हथियार, देसी विस्फोटक उपकरण समेत कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। एनआईए का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उनका टारगेट रहा है जो बांग्लादेश के बॉर्डरिंग जिले हैं, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, इन सब जिलों में एनआईए का फोकस रहा है। और पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारे ऐसे अरेस्ट भी इन सब जिलों से हुआ है। कश्मीर में कड़े सुरक्षा इंतजामों की वजह से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आका दहशतगर्दी की वारदात को अंजाम न दे पाने से बौखलाए हुए हैं। ऐसे में वो लगातार नए ठिकानों को तलाश कर रहे हैं। लेकिन एनआईए की चुस्ती ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक और साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली से कमलजीत संधू और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बड़ी बात यह है कि यह खबर, यह सूचना एनआईए के पास थी और उससे भी बड़ी बात कि खुफिया रिपोर्ट्स यूएन की तरफ से भी आई थी, अलर्ट किया गया था। और सबसे बड़ी बात कि इनका नेटवर्क सिर्फ इतने भर नहीं और कई जगह पर यह पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। बिल्कुल, इनका नेटवर्क सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है कि पश्चिम बंगाल से लेकर के ये केरल में ही सीमित थे। दिल्ली एनसीआर का भी इन्होंने रेकी किया था। दिल्ली एनसीआर इनके टारगेट पे था। इसके अलावा कश्मीर भी इन्हें जाना था। तो जाहिर तौर पर कोई मॉड्यूल है जिनसे ये दिल्ली एनसीआर में जुड़े हुए थे और साथ ही साथ कश्मीर में भी जुड़े हुए थे। अब यही इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि दिल्ली और एनसीआर में, इसके अलावा कश्मीर में इनके क्या कनेक्शंस थे। इसके अलावा फंडिंग कौन इनको कर रहा था। जो फंडिंग आई है कि फंड रेज कर रहे थे, तो फंड कौन लोग मुहैया करवा रहे थे, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। और साथ ही साथ जो विस्फोटक और हथियार इनके पास से मिला है, तो वो किसने इनके पास पहुंचाया था, कहां से इन तक पहुंचा था। तो ये सारी चीजें, जानकारी लगातार इनसे पूछताछ करके ली जा रही हैं। और जो सोशल मीडिया अकाउंट है जिसके जरिए ये अपने पाकिस्तान बैठे अलकायदा के अकाउंट से जुड़े हुए थे, उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है कि वो कौन लोग थे, किस तरीके से जुड़े थे और बातचीत क्या थी, क्योंकि वो बेहद अहम साबित हो जाएगा। क्योंकि अगर वहां से निर्देश इनको आ रहे थे कि इन्हें यहाँ किस तरीके से दहशत
हिंदुस्तान में फैलाना है, तो वो सारी जानकारियां सोशल मीडिया से निकालने की कोशिश की जा रही है। हिमांशु बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। वहीं उधर कश्मीर में भी सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि आतंकी साजिश को नाकाम वहां पर भी किया गया है। यहां लश्कर के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा। हथियारों की भी बरामदगी यहां से हुई है। कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश नाकाम। ड्रोन से आतंकियों के लिए गिराए हथियार। राजौरी से दबोचे गए लश्कर के 3 आतंकवादी। तस्वीरें गौर से देखिए, झाड़ियों में आप बिखरे हुए हथियार देख सकते हैं। बताया जाता है कि यह हथियार पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने ड्रोन के जरिए गिराए हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को लश्कर के 3 आतंकी शोपियां और पुलवामा से इन हथियारों को लेकर राजौरी पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की निगाहों से बच नहीं पाए। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आतंकवादियों की पहचान पुलवामा के राहिल बशीर, आमिर जान उर्फ हमजा और शोपिया के हाफिज यूनुस वानी के रूप में हुई है। इन तीनों के पास से 1 लाख रुपए कैश भी मिला है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात ड्रोन से भारी मात्रा में हथियार गिराए गए थे। इनमें शामिल हैं 2 AK-56, 6 AK मैगजीन, 2 चाइनीज पिस्तौल, 3 पिस्टल मैगजीन, 4 ग्रेनेड। माना जा रहा है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती बढ़ी है, पाकिस्तान से न सिर्फ आतंकवादियों की घुसपैठ बंद हुई है, बल्कि हथियारों की सप्लाई भी रुक गई है। इसी वजह से अब सीमा पार के आतंकी हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा ले रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस ड्रोन से हथियार गिराने के अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चीनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया। एक शख्स को स्पेशल सेल ने राजीव शर्मा नाम के फ्रीलांस पत्रकार को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक चीनी महिला और उसके नेपाली साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने पत्रकार को शेल कंपनियों की मदद से बड़ी रकम मुहैया कराई और बताया भी जा रहा है कि चीनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पत्रकार को संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने के एवज में मोटी रकम देने का काम भी सौंपा था। पत्रकार के पास से बड़ी तादाद में मोबाइल फोन, लैपटॉप, संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए गए हैं। हिमांशु मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, इस बाबत क्या और जानकारी मिल पा रही है? कौन है ये शख्स? देखिए, ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, लगातार खबरें इस तरीके की करता था, लेकिन इसके पास इस तरीके की जानकारी कैसे आई, किस तरीके से उसने डिफेंस के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस तक पहुंचे, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन पुलिस का ये अभी कहना है कि राजीव के पास से बहुत सारे मोबाइल फोन मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है, कई सारे दस्तावेज मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है, और जो जानकारी अब तक मिली है, जो नेपाली और एक जो चीनी नागरिक पकड़े गए हैं, उनसे ये पता लगा है कि शेल कंपनी बनाई गई थी। तो जो भी जानकारी पत्रकार मुहैया करवाता था जो चीनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, क्योंकि वो सीधा उनसे जुड़ा हुआ था, तो जो जानकारी उन तक वो पहुंचाता था, तो उसके बदले में जो पैसा था वो नेपाली और ये जो चाइनीज नागरिक पकड़े गए, इनके थ्रू, शेल कंपनियों के थ्रू मोटी रकम पत्रकार के पास पहुंच रही थी। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। कौन सी शेल कंपनियां थी, किस तरीके से पैसा कहां से फंड होके आ रहा था, और कौन कौन से अब तक जानकारियां दी जा चुकी हैं। जो तमाम मोबाइल फोन मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, उनकी छानबीन की जा रही है, उनसे इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही है और लगातार पूछताछ भी जारी है। नवजोत। हिमांशु, नजर बनाए रखे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले में, और लगातार एक एक करके अब कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है। शेल कंपनियां कौन सी थी और कहां कहां से लिंक थे। बहरहाल अब आपको दिखाने जा रहा है सुशांत का एक वीडियो जो डिप्रेशन थ्योरी पर सवाल खड़े करता है। आज तक के हाथ लगे वीडियो में सुशांत एक और आसमान में उड़ान भरने का ख्वाब देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया जीतने का पुख्ता प्लान भी तैयार कर रहे हैं। The voice of my master erupted from within the very marrow of my bones. Mahesh will burn in this fire called beauty. वीडियो बोलेंगे, मौत का राज खोलेंगे। Well done.
आज तक के हाथ लगे ये वीडियो काफी खास है। पहले वीडियो में सुशांत अपने घर की छत पर हैं, जहां कागज का जहाज बनाकर उड़ा रहे हैं, साथ में उनका टेलीस्कोप है। वहीं दूसरे वीडियो में सुशांत फ्यूचर प्लान पर काम कर रहे हैं, उसे व्हाइट बोर्ड पर उतार रहे हैं। ये वीडियो जहां एक ओर जिंदादिल सुशांत की तस्वीर बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डिप्रेशन थ्योरी को भी झुठला रहे हैं। सुशांत का ये वीडियो इसी साल अप्रैल का है। इस वीडियो में वो फ्रेश नजर आ रही हैं, खुले आसमान के नीचे जिंदगी का फलसफा समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। खुद कागज से हवाई जहाज बनाते हैं, उसे उड़ान भरते हुए एकटक देखते हैं। Well done. पास ही उनका टेलीस्कोप है, जिससे वो सितारों की दुनिया में आते जाते रहते हैं। वीडियो में पीछे एक लड़की की आवाज भी आ रही है। आवाज से साफ नहीं है कि लड़की कौन है। Well done. आज तक कल से और आज तक लगातार 3 एक्सक्लूसिव वीडियो सुशांत से जुड़े हुए, सुशांत की केस से जुड़े हुए वो आपको दिखा चुका है, दर्शकों को दिखा चुका है। और ये तमाम वीडियो बहुत रिसेंट है और आरोपियों के मोबाइल फोन से निकले हुए। देखिए आप इस वीडियो में सुशांत सिंह एकदम फ्रेश नजर आ रहा है, और मौत से 3 महीने पहले का ये वीडियो है। और जिस तरह की बातें आ रही थी कि वो डिप्रेस थे, वो डिप्रेशन में थे, बीमार में थे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखें तो वो कहीं से भी बीमार नजर नहीं आ रहे हैं। और अब देखिए ये सुशांत का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में सुशांत व्हाइट बोर्ड पर किसी प्रोग्राम की योजना बनाते दिख रहे हैं। वो व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं, रिया टेबल टेनिस बोर्ड पर बैठी हैं, जबकि एक तीसरा शख्स भी है जो सुशांत की प्लानिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। सुशांत बोर्ड पर एरो बनाकर लिख रहे हैं आरसी, एसएसआर और एके। यहाँ आरसी का मतलब रिया चक्रवर्ती है, सुशांत की गर्लफ्रेंड। एसएसआर का मतलब सुशांत सिंह राजपूत है और अनु कपूर के लिए सुशांत ने एके लिखा है। शायद किसी कहीं अनकही बातें टाइटल वाले प्रोग्राम पर चर्चा हो रही है और बैकग्राउंड में नुसरत फतेह अली खान के गाने चल रहे हैं। कल भी देखिए आज तक ने एक वीडियो चलाया था जिसमें सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ दिखाई दे रहे थे, महफिल सजी हुई थी। उसके अलावा कल हमने ये भी दिखाया था कि देखिए रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का वीडियो, लेकिन ये तीसरा वीडियो है और तीनों ही वीडियो जांच एजेंसियों के पास है। और इन वीडियो के जरिए सुशांत की जिंदगी में क्या कुछ चल रहा था उसकी पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। पहले जो दावे किए गए कि सुशांत डिप्रेशन में थे, बीमार चल रहे थे, उन दावों की भी हकीकत जानने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो उसकी जिंदगी में रिया के आने के बाद का है, यानी अप्रैल 2019 के बाद का। रिया खुद बता चुकी हैं कि वो अप्रैल 2019 में सुशांत की जिंदगी में आई। अप्रैल 2019 13 अप्रैल सुशांत और मैं रोहिणी अय्यर जी की पार्टी पे मिले। वहां से हमारा रिश्ता फिर एक्चुअली शुरू हुआ। ये वीडियो बता रहा है कि सुशांत कितना पॉजिटिव था, जिंदगी में आगे क्या करना है इसे लेकर सोच साफ थी, वो खुश था। फिर कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि रिया को घर छोड़ना पड़ा और सुशांत की जिंदगी खत्म हो गई। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो जहां एक तरफ ड्रग्स कनेक्शन और नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड विवादों में है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बन सकती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसकी कार्य योजना तैयार करने के लिए भी कहा है। फिल्म सिटी बनाए जाने के संबंध में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों यथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य एक्सप्रेसवे या अन्य सुटेबल स्थानों पर भूमि की उपलब्धता तथा उसके संबंध में एक समेकित प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है। कोई स्पेसिफिक प्रस्ताव अभी प्राधिकरण को अलग से नहीं मिला है, लेकिन ये तय किया गया है कि सभी लोग अपने अपने प्रस्ताव भेजेंगे कि उनके पास उपलब्धता कहाँ है और क्या क्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके आधार पे ही जो प्रस्ताव होंगे या जो कंपनियां होंगी वो अपना निश्चय करेंगी तथा डिस्कशन करके इस संबंध में आगे बढ़ेंगी।
तो अधिकारियों को आदेश दिया गया है, यूपी में बनेगी नई फिल्म सिटी, नोएडा या ग्रेटर नोएडा अभी ये तय नहीं, लेकिन इस बीच कंगना रनौत ने इसको लेकर ट्वीट जरूर कर दिया है। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान की सराहना करती हूं। फिल्म उद्योग में कई सुधारों की जरूरत है और सबसे पहले हमें एक बड़े फिल्म उद्योग की जरूरत है। जिसे भारतीय फिल्म उद्योग कहा जाता है उसे हम कई कारकों से विभाजित करते हैं। हॉलीवुड फिल्मों को इसका लाभ मिलता है। एक उद्योग लेकिन कई फिल्म सिटीज। लोगों की यह धारणा गलत है कि भारत में हिंदी फिल्म उद्योग ही शीर्ष पर है। तेलुगु फिल्म उद्योग ने खुद को टॉप पर पहुंचाया और अब रामोजी हैदराबाद में कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग होती है। और अब बात एलएसी पर जारी तनाव की कर लेते हैं। इसे कम करने के लिए भारत लगातार कोशिशों में जुटा है, लेकिन चीन अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। और इन सबके बीच कल दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें तैयारियों पर बात हुई और साथ ही साथ चीन के साथ होने वाली कोर कमांडर स्तर की बातचीत को लेकर भी एजेंडा तैयार किया गया है। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। एलएसी पर तनातनी के हालात सुधर नहीं रहे। चीन अपने वादों पर अमल नहीं कर रहा। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं। चुनौती बड़ी है कि आखिर एलएसी पर कैसे शांति बहाल किया जाए। बात तो बहुत हो चुकी है, हिंदुस्तान ने अपना इरादा साफ कर दिया है, लेकिन चीन सिर्फ बातों में उलझा कर रखना चाहता है। डिप्लोमेसी के टेबल पर बीते दिनों में चीन ने जो रवैया अपनाया है वो उसकी धूर्तता की पोल खोलने के लिए काफी है। वो सिर्फ विवाद खत्म करने के वादे करता है, इरादे नहीं दिखाता। उसकी नीयत ठीक रहती तो अब तक कई दौर की सैन्य और राजनयिक स्तर की बातचीत का असर एलएसी पर दिख रहा होता। 4 सितंबर को मॉस्को में राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई। चीन को दो टूक बता दिया गया था कि सेना को पीछे हटाना ही होगा। 10 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी समकक्ष से मिले। शांति बहाली के लिए 5 सूत्री एजेंडा तय हो गया। एससीओ मीटिंग के दौरान जयशंकर वांग यी की मुलाकात का आज 9वां दिन है। फिर भी एलएसी पर भारतीय और चीनी फौज आमने सामने खड़ी है। हथियारों की तैनाती भी जबरदस्त है। अड़ियल चीन टाल मटोल में व्यस्त है। उसी तनाव को दूर करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। दोपहर करीब 3 बजे ये अहम मीटिंग शुरू हुई और करीब 3.5 घंटे तक एलएसी के ताज़ा हालात पर चर्चा की गई। साथ ही सेना की तैयारियों पर भी बातचीत हुई। उस एजेंडे को भी तय किया गया जिसे लेकर भारतीय सेना के अधिकारी चीनी सैन्य अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि दोनों देशों में अगले 2 से 3 दिनों में कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। वैसे तो हिंदुस्तान का संदेश साफ है, कोशिश है कि चीन अपने वादों पर अमल करे। अभी 2 दिन पहले ही राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को बता दिया था कि भारत बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है सभापति महोदय, और हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और इस बार भी सीमा पर हमारे वीरों ने किसी भी प्रकार की आक्रामकता दिखाने के बजाय धैर्य और साहस का परिचय दिया है। भारत के अलर्टनेस के बीच चीन के प्रोपेगेंडा का बेनकाब होना पक्का है। एलएसी पर उसकी दाल नहीं गलने वाली। जिनपिंग की फौज को पीछे हटना ही होगा। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।
कृषि बिल को लेकर न सियासत थम रही है और न ही किसानों का गुस्सा और विरोध। विपक्ष ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा दिया। और इस बीच कृषि बिल को रविवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। कृषि बिल को लेकर सड़कों पर किसानों का विरोध है तो सियासी गलियारे में विपक्ष की मोर्चाबंदी है। कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दूसरी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल रखा है। तो क्या विपक्ष किसानों को भड़का रहा है? हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं रहा। राहुल ने ट्वीट किया, किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स। जागृत किसान जानता है कि कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोजी रोटी पर वार। समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक बिल के विरोध में है। कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी तो कहीं न कहीं हमारे किसानों की जो मेड़ है, मेड़ भी तोड़ दी जाएगी और किसान का अगर खेत चला जाएगा, मजदूर बन के रह जाएगा, अपनी पसंद की फसल नहीं लगा पाएगा, तो आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था को कौन बचाने वाला था? किसान। तो किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने सरकार ने किया है तो ये सब बिल ला करके किसानों के साथ धोखा हुआ। अगर इनको इफेक्टिव करना चाहते थे तो इन्होंने किसान यूनियन, किसान प्रतिनिधियों को बुलाते, पहले होमवर्क करते, जब बिल लेके आते तब ये सफल होता। खामियां बहुत सारी हैं, ये सच है। मंत्री परिषद से हरसिमरत कौर का इस्तीफा दिलवाकर अकाली दल भी कृषि बिल के विरोध में उतर गई है। आज कोविड के डर से ऊपर उठ के अपनी जान को जोखिम में लगा के जो सड़कों पे उतरे हुए हैं किसान और इतना संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ कि उनके मन में एक डर है, एक भय है। क्या हम उस भय के दूर नहीं कर सकते? मेरी सिर्फ यही मांग थी कि इनकी शंकाओं को की सुनवाई हो, इनका भय दूर किया जाए और फिर ये कानून बनाया जाए। विपक्ष के विरोध के बीच कृषि से जुड़े बिल लोकसभा में पास हो चुके हैं। अब रविवार को बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां विपक्ष सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बीबी हरसिमरत कौर जी, हम वेलकम करते हैं आपका आना, मगर ये हाफ हार्टेड मत कीजिए। आप अभी कह रहे हैं हम एनडीए का तो हिस्सा रहेंगे, एनडीए तो ये बिल ला रहा है। अगर उसके खिलाफ आपने इस्तीफा दिया है तो उसका मतलब है कि आप चाहते हो कि थोड़ी देर के लिए हो सकता है गवर्नमेंट प्रेशर में आकर इसको कोई सिलेक्ट कमेटी को भेज दे। मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसका मतलब है कुछ ना कुछ बिल में गड़बड़ है। किसी को पता ही नहीं बिल में क्या है, तो अचानक से आप लेके आते और चर्चा शुरू करते और वोटिंग कर देते हो। इसीलिए ऐसे जो गंभीर मुद्दे होते हैं दिल्ली में आप सबको बुलाइए ना। अरे भाई हमको मत बुलाइए, लेकिन एनडीए के जो आपके घटक दल है उनसे तो आप बातचीत करिए। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बिल से किसानों को काफी फायदा होगा और सरकार इसे राज्यसभा में पास करा लेगी। इस बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको बिल पढ़ना चाहिए और अगर वो किसान के पक्षों को देखकर बिल को देखेंगे तो किसान का हित उनको दिखाई देगा और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो राजनीति दिखाई देगी। इस बीच बिल को लेकर किसानों में भी दो धड़ा हो गया है। विरोध करने वाले भी हैं तो समर्थन करने वाले भी। हम सारे किसान इकट्ठे होकर इस अध्यादेश का समर्थन करते हैं। आज तक ब्यूरो।